माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, यानी पाउली का वर्जन नियम क्या है। माय डियर, क्या कहता है पाउली का ये नियम कि no two electron in an atom can have same values for all the four quantum numbers। वो कह रहा है no two electron in an atom, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। वो कह रहा है कि किसी भी परमाणु में कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिनकी चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू एक जैसी हो। ठीक है, वो कह रहा है इफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव आइडेंटिकल वैल्यू NLM, यदि NLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कह रहा है कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM की जो वैल्यू है वो समान है, तो वो कहता है they will have differ value from their spin quantum number। वो कह रहा है कि इनकी जो चौथी क्वांटम संख्या है जिसे आप स्पिन क्वांटम नंबर कहते हो, S से जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू निश्चित रूप से अलग अलग होगी। एक के लिए अगर प्लस हाफ होगी तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। ठीक है, आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या कहता है पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। देखिए एग्जांपल हमने लिया हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ठीक है, यानी इसमें एक ही सेल है, एक ही सब सेल है और उस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, आपको पता है s में, और ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s2। एक ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो ये जो नंबर है 1, जो sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो sp-df में, तो आप ये जो नंबर होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 1 जो है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो n = 1 होगा दोनों के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s सब सेल में। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्वांटम नंबर्स में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है sp-df के लिए, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसके मान क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो कौन से सब सेल में है? S में। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 डिसाइड है, मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो L = 0 हो गया। ठीक, और जब L = 0 हो गया तो M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू होती है +L से -L तक इंक्लूडेड 0, शून्य सहित। अगर L की वैल्यू 0 है तो M निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। तो 1s2 हीलियम में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखें N की वैल्यू भी 1 है, L की वैल्यू 0 है और M की वैल्यू 0 है, यानी NLM इन तीनों की वैल्यू एक जैसी है अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब हम बात करें चौथी क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो देखिए एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी एक क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो एक के लिए क्या होगा? जो क्लॉकवाइज कर रहा है उसके लिए होगा +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है उसके लिए क्या होगा? -½ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NLM वो कह रहा है कि किन्हीं तीन क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू है वो समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है वो डिफर होंगी। यदि NLM के मान समान है तो S के मान भिन्न होंगे, यदि NLS के मान समान है तो M के मान भिन्न होंगे, यदि NMS के मान समान है तो L के मान भिन्न होंगे। इस
एग्जाम्पल को हम देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, यानी थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे। आप इसको देखिएगा, समझिए कैसे समझते हैं। n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n minus 1। कौन कौन सी वैल्यू होगी, 0, 1 एंड 2। यदि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n minus 1। ये सारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो क्या होगी, 0, 1 और 2। जब l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और यदि l इज इक्वल टू 1 है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, +1, 0, -1, यानी कि प्लस l से माइनस l तक 0 सहित, ठीक है। और अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, +2, +1, 0, -1, -2, ठीक। मैंने आपको बताया कि एक m के लिए s की कितनी वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यूज होती हैं, एक +½ और दूसरी -½ वैसे ही आप इसको लिखते चले जाइए, +½ -½ +½ प्रत्येक m के लिए s की कितनी वैल्यू लिखी हुई है, एक +½ दूसरी -½ अब हम इन देखें, इन इलेक्ट्रॉन्स में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे आ गया 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है। इन 18 इलेक्ट्रॉन में हम इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का कंपैरिजन करें। मान लीजिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप ले लीजिएगा, s की वैल्यू +½ है इसकी भी, और इसकी भी s की वैल्यू क्या है, +½ है, दोनों के +½ है, ठीक है। और l की वैल्यू क्या है दोनों के लिए, 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 क्वांटम संख्याओं की वैल्यू समान हो गई, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और s इज इक्वल टू +½ ठीक है। लेकिन आप देखें m की वैल्यू देखें, m की वैल्यू इसके लिए क्या है, +2 है, और इसके लिए क्या है, +1 है। तो यहां पे देखिएगा आप, डिफरेंट हो गया, एक क्वांटम संख्या डिफर हो गई। अब मान लीजिएगा हम ये देख लेते हैं कि ये +1 है m की वैल्यू, ठीक है, और s की वैल्यू है -½ ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि +1 वैल्यू है m की और s की वैल्यू है -½ ठीक। और n की वैल्यू तो 3 है ही इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 18 के 18 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 3। m हो गया +1, m हो गया +1, दो एक जैसी हो गई। s हो गया -½ s हो गया -½ ठीक है। n सेम है, m सेम है और s सेम है। अब देखें l की वैल्यू देखें, इसके लिए l की वैल्यू कितनी आती है, 1, और इसके लिए l की वैल्यू क्या आती है, 2 ठीक है। तो किसी भी कंडीशंस में आप इसको देख सकते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में उपस्थित हों, ठीक है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू है वो समान हो। तो कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम संख्या, यानी किसी भी जो परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं के मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो पाउलिस का जो एक्सक्लूजन लॉ है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n², ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे वो होंगे n², ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम सबसेल होते हैं n के इक्वल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 12 + 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लीजिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। n इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू हम देखते हैं, n इज इक्वल टू 4 यानी 4th सेल।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल कितना होगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के अनुसार कितना हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अब फोर्थ सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी फोर्थ सेल में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे 16 होंगे। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन फोर्थ सेल किसके इक्वल होता है सब सेल किसी सेल में n के इक्वल होता है और n की वैल्यू क्या है 4। तो यहां पे आप रख देंगे 4 और इन 4 के 4 जो सब सेल हैं इनको आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये है SPDF। SPDF से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये स्पेक्ट्रम लाइंस के अकॉर्डिंग S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल होते हैं। ठीक है। तो SPDF से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल और भी हो सकते हैं G होता है H होता है। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेगा यानी फिफ्थ सेल में कितने होंगे सब सेल 5 होंगे SPDFG। ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही सब सेल होते हैं, सब सेल और आगे भी होते हैं। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं 118 परमाणु क्रमांक तक उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है, SPDF तक ही वो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए SPDF ही ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल मैंने आपको बताया कि ये होते हैं 12 + 1। अब SPDF के लिए L की वैल्यू डिसाइडेड है, क्वांटम नंबर से आपको बताया था एजिमुथल क्वांटम नंबर। S के लिए L होता है 0, P के लिए होता है L होता है 1, D के लिए होता है L इक्वल टू 2 और F के लिए L क्या होता है 3। तो अकॉर्डिंग टू 12 + 1 S में कितने होंगे 1 ऑर्बिटल होंगे, P में कितने होंगे 3, D में कितने होंगे 5 और F में कितने होंगे 7। अकॉर्डिंग टू 12 + 1 तो S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे S में मैक्सिमम 2, 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने रहेंगे 6, 5 है तो कितने रहेंगे 10 और 7 है तो कितने रहेंगे 14। इट मीन S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई बात। ओके, थैंक यू।